नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आज स्ट्रेट टॉक में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल खबरों के केंद्र में है। बीजेपी अपना दावा कर रही है तो वहीं टीएमसी के अपने दावे हैं। इस सब के बीच ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं संदीप चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज टीवी के स्ट्रेट टॉक में। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, फिलहाल ये 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? लगातार जिस तरह से दावे हो रहे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि कांग्रेस तो खैर चुनाव में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के जो दावे हैं उन दावों से ऐसा लग रहा है कि दोनों खेमे जो है अपनी अपनी जीत पक्की और सुनिश्चित मांग रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, बिल्कुल जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में दो ही मुख्य पार्टी चुनावी मैदान में नजर आती है। एक है बीजेपी और दूसरी है टीएमसी। अगर हम चेहरों की बात करें तो बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो टीएमसी का चेहरा ममता बनर्जी है। और दूसरे दलों की हम अगर बात करें, वाम दलों की बात करें, या हम कांग्रेस की बात करें, या ओवैसी साहब की बात करें, या हुमायूं कबीर की बात करें, देखिए उन पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देते। क्योंकि जो बंगाल का वोटर है वो कहीं ना कहीं अभी तक टीएमसी के साथ रहा है लगातार। आपने देखा पिछले 3 चुनाव, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 से, जहां मोदी जी ने 3 बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई, वहीं इनके पैरेलल 3 बार ममता जी ने बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाई। और बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए कई जो नेता थे टीएमसी के, उनको तोड़ा और अपने साथ मिलाया। उनमें शुभेंदु अधिकारी मुख्य रूप से एक चेहरा है। जैसे आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के साथ मिले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक आप अपने नेता खड़े नहीं करेंगे पार्टी प्रदेश के अंदर, बीजेपी के पास एक बड़ी लॉबी है, नेताओं की एक लंबी फौज है। उसमें अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मनोज तिवारी जी हैं, आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए रेखा गुप्ता, योगी जी हो गए उत्तर प्रदेश, सबको बंगाल में लगाया गया है। लेकिन आपको जो लोकल की राजनीति है, लोकल के जो नेता हैं, उनको भी मजबूत करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि उत्तर भारत में हिंदी बोलने वाले ये सभी नेता बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। हरियाणा में इफेक्टिव हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, राजस्थान में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, यूपी में। लेकिन बंगाल एक ऐसा स्टेट है, या केरला ऐसा स्टेट है, या तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहां पर लैंग्वेज भी मैटर करती है। ये सब जाकर अच्छा बोलते हैं लेकिन हिंदी में, और वहां पर वो लोग हैं बंगला भाषी। तो आपने देखा होगा ममता बनर्जी जब अपने लोगों के बीच में जाती हैं बंगला बोलती हैं। टीएमसी से ही जब अभिषेक बनर्जी उनके बीच में जाते हैं बंगला बोलते हैं। सयानी घोष जो चर्चित सांसद हैं टीएमसी की, वो जब जाती हैं बंगला बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये पाता हूं कि ये बंगला बोलने वाले जो नेता हैं ये बीजेपी के पास कम रह जाते हैं, और जब तक हम वोटर के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप जिस जमीन पर जा रहे हैं तो वहां की जो भाषा, खाना, रहन सहन, ये बहुत मैटर करता है, जो कि एक सीधा जुड़ाव देता है वोटर के साथ। लेकिन जिस तरह से बीजेपी यहां पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है, जो हमने अलग अलग स्टेट्स में देखा या लोकसभा चुनाव में देखा, हिंदू और हिंदुत्व सीधे सीधे उसके ऊपर बात कर रही है। आज मैं योगी आदित्यनाथ को सुन रहा था, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कृष्ण और रामा रामा जो है वो सुनाई देता है, और बीजेपी अगर आएगी तो यहाँ भी इसी तरह की चीजें होंगी, और जो अपराधी उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन होगा। तो ये जो सेंटिमेंट्स लेकर चल रही है, क्या इससे फायदा मिलेगा बीजेपी को वेस्ट बंगाल में? हिंदुओं को एक तरफ करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जो हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, मैदान में दो ही पार्टियां हैं, क्योंकि दो विचारधारा हैं। एक विचारधारा को लेकर के बीजेपी चल रही है, और इसी विचारधारा की वजह से बीजेपी वहां पर मजबूत हुई है, हिंदुत्व की वजह से। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो टीएमसी है, ममता बनर्जी एक बंगाली ब्राह्मण है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदुत्व की बात करती है, प्लस उसके साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी उनकी ताकत बन जाता है।
तो जब दो समाज एक साथ खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी मेहनत बीजेपी ने की है, बीजेपी के पास पूरा सिस्टम भी है, बीजेपी पैसे से भी मजबूत है, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मजबूत है, और इसीलिए आज टीएमसी को अगर कोई टक्कर दे रही है तो वो बीजेपी टक्कर दे रही है। अब हमें ये देखना है, अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है या जिस तरीके से माहौल बना, अभी अमित शाह जी ने वहां पर कहा कि बंगाल के अंदर कोई बाबरी मस्जिद, कोई हुमायूं कबीर नहीं बना सकता, तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। योगी जी जाकर जैसे कहते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाती है, तो अगर ये हकीकत है तो लोगों के दिलो दिमाग में इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। लेकिन इनके लिए हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा कि वहां के लोगों ने फिर से टीएमसी में भरोसा दिखाया, ममता में भरोसा दिखाया, या कहीं ना कहीं योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी की बातों का असर हुआ। संदीप जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से आती हैं, हिंदू है, और हिंदुओं और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलती है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आती है, कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज है कि हिंदू विरोधी जो है वो रुख रहा है ममता बनर्जी और टीएमसी का। शियानी घोष की आपने बात की, उनका एक बयान काफ़ी विवादित रहा, भगवान शिव को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की थी, और अक्सर इस तरह की बयानबाजियां हम सुनते रहे, तो क्यों नहीं हिंदू जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? या क्या लगता है कि जो उम्मीद एक बीजेपी हिंदू वोटर से लेकर चल रही है, वो जितनी ज्यादा उम्मीद कर रही है कुछ ज्यादा ही है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसा हो सकता है कि वोटर शिफ्ट करे, क्योंकि हमने देखा है, हमने वोटर शिफ्ट होते हुए आसाम में भी देखा है, हमने वोटर शिफ्ट होते हुए बिहार में भी देखा है। लंबे समय के बाद बीजेपी की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार को उखाड़कर उड़ीसा में भी आपने बनती देखी होगी। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि टक्कर जबरदस्त है, दोनों तरफ से पूरे जोर लगे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि बात बीजेपी को तो अपना ग्राफ चढ़ाना है और टीएमसी का ग्राफ गिराना है। तो अब टीएमसी का ग्राफ कितना गिरता है और बीजेपी का ग्राफ कितना चढ़ता है, क्योंकि लास्ट चुनाव में हमने देखा था बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, तब भी बीजेपी की केंद्र में भी सरकार थी, तो बीजेपी ने 200 पार का नारा लगाया था, लेकिन 77 पर जाकर बीजेपी का रथ रुक गया। और टीएमसी जहां 200 छूने की बात कर रही थी, टीएमसी 217 पर पहुंच गई थी। तो टीएमसी को उम्मीदों से ज्यादा सीटें मिल गई थी और बीजेपी की जहां तक उम्मीद थी उससे काफी पीछे रह गई थी। लेकिन देखिए 5 साल गुजरे हैं, 5 साल में बहुत चीजें बदलती हैं, लेकिन जहां अगर हम बंगाल की बात करें तो 2-3 झगड़े, 2-3 इस तरीके की चीजें निकलकर पिछले 5 साल में सामने आई, जिससे ममता बनर्जी की साख भी डाउन हुई है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर चीजें देखते हैं या बंगाल के लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, तो वहां भी हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है या केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छी इमेज नहीं बनी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों की टक्कर है। तो अब देखना है स्ट्रेटेजी क्या कहती है, क्योंकि बीजेपी ने भी कई काम किए हैं। जैसे बिहार में वो लखपति दीदी बनाने के नाम पर उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, तो वो बंगाल में भी ट्रांसफर किए गए। अगर वो दांव ठीक से चल जाता है और महिलाएं भी साथ में आ जाती है, तो आप समझते हैं एक महिला के साथ में पूरा परिवार भी होता है, तो फिर बीजेपी टीएमसी को पटकनी दे सकती है बंगाल के अंदर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा संदीप जी। और जो वुमेन वोटर जो इस वक्त हम देख रहे हैं ना, पिछले अगर कई चुनावों में देखें, ये जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और सरकार की सरकारें जो हैं वो बदल रही है, महिलाएं जो हैं वो जो बदलाव दे रही है, और जो बीजेपी ने वादा किया 3000 का, क्या लगता है कि ये महिला वोटर्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब होगा? क्या वो भरोसा जो बाकी स्टेट्स को लेकर ये जो वादे किए गए थे यहां पर भी जो लेकर आई है बीजेपी, वो एक बीजेपी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्या, महिला वोटर खासतौर से? देखिए बिल्कुल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो वहां का वोटर उसको कितनी गंभीरता से लेता है ये डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने ये दांव चलते हुए देखा है। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई तो उन्होंने फ्री में बिजली पानी का वादा किया, वो दांव उनका चला, उनकी सरकार यहाँ पर बनी। उसके बाद आपने देखा बिहार के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो, बीजेपी ने वापसी की और बीजेपी ने और ज्यादा वादे जनता से किए और ज्यादा बेनिफिट्स देने की बात की। तो ये जो बेनिफिट्स देने वाली जो आज की राजनीति है, ये कई जगह कारगर साबित हुई है और ये बंगाल में सही साबित हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप बंगाल को भी बिहार के जैसा कंपेयर कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के जैसा मान सकते हो, झारखंड के जैसा मान सकते हो। ये 3-4 स्टेट, इवन उड़ीसा भी
एक ही तरीके का कल्चर, एक ही तरीके का रहन सहन और एक ही तरीके का स्टेट है। वोटिंग परसेंटेज को कैसे देख रहे हैं? अभी जो पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज था 92% से ज्यादा हुआ, सेकंड फेज में क्या लगता है कि क्या इसी रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर जो बात हो रही थी कि एसआईआर की वजह से जो 92,000 के करीब वोट कटे हैं उसकी वजह से ये बड़ा परसेंटेज दिख रहा है? और अभी से ही जो कुछ घटनाएं आई हैं, एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 100 से ज्यादा बम यहां पर मिले हैं, और जिस तरह से पूरी नाकेबंदी की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, फोर्सेस को यहां पर बैठाया गया और अब बढ़ाया भी गया है, तो दूसरे फेज के चुनाव मतदान को किस तरह से देख रहे हैं संदीप जी? देखिए, अगर हम बंगाल की बात करें आज की तारीख में, चाहे वो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, जिस तरीके से सिक्योरिटी का मामला है, या जिस तरीके से प्रशासन का मामला है, उन सबसे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ताकत मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। ग्राउंड पर टीएमसी का लंबे समय से शासन रहा है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको सरकार के जो होती है, सरकार के लोग ज्यादा मिल जाते हैं हर जगह खड़े होने वाले, झंडा उठाने वाले। लेकिन इस बार अगर बीजेपी ये दांव मार जाती है तो बड़ी बात होगी। मैं मानता हूं बीजेपी ने जो भी तर्कस के तीर होते हैं, चाहे आरएसएस का काम हो, आरएसएस शुरू से ग्राउंड पे काम करता रहा, अपने संगठन को मजबूत किया, उन्होंने अपनी शाखाएं बढ़ाई। फिर बीजेपी के हर स्टेट से, आप तो हरियाणा से आते हैं, आपको कई हरियाणा के कार्यकर्ता वहां पर दिखाई दिए होंगे, दिल्ली के दिखाई देते हैं, तो कार्यकर्ताओं की भी एक बड़ी फौज वहां पर पहले से सक्रिय कर दी गई थी संगठन में, लोगों से जुड़ने के लिए, कैसे वोट डलवाने हैं, कैसे वोट बनवाने हैं, पूरे तरीके से बीजेपी ने। तो इस बार बीजेपी को ये जो युद्ध है, चुनावी युद्ध, ये जीतना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। और इतना तो मेरे एनालिसिस कहता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। अब बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी कितनी, वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी या चूक जाएंगी, इसके लिए हमें और आपको 4 तारीख तक का इंतजार करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, भी 4 तारीख का इंतजार सभी को है, जब चुनावी नतीजे सबके सामने आएंगे और तब साफ हो जाएगा कि किसके खाते में जीत और किसके खाते में हार यहां पर रही। इस सब के बीच जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी अपना कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार बीजेपी को बाहरी बता रहे हैं, अगर ये बाहरी लोग अगर बंगाल में आते हैं तो बंगाल के लिए एक बड़ा खतरा होगा। महिला सुरक्षा की जो बात लगातार बीजेपी कर रही है, उसको लेकर भी सवाल ममता बनर्जी लगातार उठा रही है कि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और जो बयानबाजी देखी जा रही है, फिर चाहे अमित शाह की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, उन बयानबाजियों को भी हिंसक ममता बनर्जी बता रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये वहां मेन चीज है। एक तो पहले मैं आपकी जो परसेंटेज वाली बात है उस पर आऊंगा, वोटिंग परसेंटेज हाई रहना। देखिए, बंगाल के अंदर हमेशा से वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है। ममता जी के 3 चुनाव मैंने देखे हैं, तीनों में 80%, 82%, 83% वोटिंग रहा। और इस बार जो एसआईआर हुआ, एसआईआर में 91 लाख वोट कट गया। तो अगर 91 लाख कट गया तो आप समझ सकते हैं कि वही 83% जो वोटिंग है वो अब ऑटोमेटिक 93% हो जाता है, क्योंकि जो वोट नहीं डलता था वो तो वहां से हट गया है। तो ज्यादातर वोट इस बार डल गया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई गया है। अब बात आती है महिलाओं की, महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण की, जहां बीजेपी ये जोर लगा रही है कि हमें महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी करनी है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है। वहीं ममता बनर्जी बंगाली भाषा में अपने लोगों के बीच में जाकर के ये मैसेज दे रही है कि देखिए, पूरे देश में एक महिला है जिसने अपना राजनीतिक दल बनाया है, एक महिला है जो अपनी सरकार चला रही है, और बीजेपी उसी को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। बीजेपी बंगाल की नारी को बंगाल से हटाकर, तो गुजराती लोग हैं उनको अपने तरीके से यहाँ पर अपने आदमी को बैठाना चाहते हैं। जब बीजेपी सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की बात करती है तो टीएमसी कहती है कि देखिए, बीजेपी महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन क्या वो महाराष्ट्र में अशोक खरात से महिलाओं को बचा पाए? क्या वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को बचा पाए? क्या वो गीतिका शर्मा को गोपाल कांडा से बचा पाए? क्या वो कुलदीप सेंगर से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बचा पाए? तो हमारे देश की इंटरनेशनल खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठी थी और ब्रजभूषण शरण सिंह से बचाव के लिए वो चिल्ला रही थी, क्या बीजेपी या प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हुए? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो टीएमसी है या जो ममता जी के काम करने का तरीका है, ममता जी को आप एक तरीके से जबरदस्त फाइटर मान लिए, ठीक है वो बंगाल की राजनीति करती है,
लेकिन बंगाल में वो मोदी जी को और मोदी जी की टीम को लगातार जबरदस्त टक्कर दे रही है। और सबसे बड़ा बेनिफिट उनके पास है, जो वो बंगला भाषा फराटेदार बोल पाती है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस चुनाव में किसी को भी हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। तमाम तरफ से जो है पूरी की पूरी जो है जोर शोर के साथ जो है वो दम लगाया जा रहा है। बीजेपी भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो है वो ममता के अवैध किले को ढाकर अपनी सरकार बना ले। लेकिन इस सब के बीच ये भी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया था, फिर चाहे ओवैसी की बात कर ले, हुमायूं की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, इन्हें किस तरह से देखते हैं इन चुनाव में। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच ही फाइट नजर आ रही है। लेकिन क्या इन्हें आप वोट कटवा के तौर पर देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो ये किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसे फायदा? देखिए, ये भी आपने जबरदस्त सवाल आप पूछते हैं, इसलिए मैं तारीफ करूंगा आपकी और आपके चैनल की। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी अब तक माइलेज ले चुकी होती, बीजेपी अभी तक फाइट में बहुत आगे होती। अगर हुमायूं कबीर और जो ओवैसी साहब का जो गठबंधन हुआ था, अगर वो गठबंधन कारगर साबित हो जाता, लेकिन टीएमसी ने राइट टाइम पर हुमायूं कबीर की वो वीडियो वायरल कर दी, जिसमें वो एक कमरे में बैठे हैं और उसमें हजारों करोड़ रुपए रखे हैं, बिल्कुल, और जिसमें ये बात हो रही है कि आप वहां पर बाबरी मस्जिद बनाइए। और ये भी कह दिया ममता बनर्जी ने कि हुमायूं कबीर को जो Z+ सुरक्षा दी है वो किसने दी है? केंद्र उसको सुरक्षा भी दे रहा है, केंद्र उसको पैसा भी दे रहा है, केंद्र उसको मस्जिद बनाने के लिए भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर वो जो ओवैसी साहब ने उसके साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। और कांग्रेस की मैं आपको बात बताऊं, अगर कांग्रेस भी आकर के चुनाव लड़ती ताकत के साथ, आपने देखा होगा राहुल गांधी बंगाल नहीं गई, प्रियंका गांधी बंगाल नहीं गई, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब बंगाल नहीं गए। इस चीज को आप समझिए, ये एक मतलब हिडन कॉन्टेक्ट है, हिडन गठबंधन है कि भाई अगर हम वहां जाएंगे तो ममता जी कमजोर होगी, ममता का वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो जब ममता का वोट नहीं बढ़ रहा है, कांग्रेस जाकर मेहनत नहीं कर रही है, ओवैसी साहब अलग हो गए हैं, हुमायूं कबीर का इतना कुछ जनाधार नहीं है, तो ऐसे में एक जो वोट बैंक था जिसके बट जाने से ही बीजेपी बहुत मजबूत हो सकती थी, अब वो वोट बैंक पूरा टीएमसी के साथ लामबंद होता दिखाई दे रहा है। इसलिए टीएमसी फाइट में है और बीजेपी को लगातार टक्कर दे रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो पहले से अपनी हार मान ही ली थी, लेकिन उस हार मानने के साथ साथ कांग्रेस ने ये स्ट्रेटेजी पर काम करना ज्यादा उचित समझा कि ममता को सपोर्ट करे। बताऊं, कांग्रेस के तो जैसे अधीर रंजन चौधरी है या कुछ लोग जो राहुल गांधी टीम के नजदीकी हैं, ऐसे मेरे ख्याल से 5, 7, 10 लोग होंगे, केवल उनकी सीटों पर ढील दी जाएगी, वो जीत जाएंगे। वहां पर टीएमसी भी फाइट नहीं कर रही है, टीएमसी भी इस तरीके से अपनी तैयारी में नहीं है कि ठीक है ये सीटें कांग्रेस को दे दी जाए, और बाकी जगह टीएमसी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता को ये भी नहीं दिखाना है कि कांग्रेस और टीएमसी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन संदीप, इसे अगर एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए आत्मघाती नहीं होगा, क्योंकि लगातार 2014 के बाद जिस तेजी से ग्राफ डाउन हुआ है कांग्रेस का, और ऐसे में अगर वो मैदान में, चाहे खेल का मैदान हो या चुनाव का मैदान हो, अगर खिलाड़ी वहां पर जीत के लिए अगर जोर नहीं लगाएगा तो आगे आने वाले समय में वो विनर कभी बन ही नहीं पाएगा। जैसा कि दिल्ली में भी हमने देखा, कांग्रेस एक टाइम पर दिल्ली में पूरी तरह से अपने आप को पीछे मानकर चल रही थी, कि चुनावी कैंपेन पे वो जोर शोर से नहीं वो लगते थे। लेकिन इस बार जब कांग्रेस को यह समझ में आया कि अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को बाहर करो, बीजेपी से तो कभी लड़ लेंगे, और कुछ वही एक स्ट्रेटेजी दिल्ली में दिखी। और अब बंगाल में भी अगर वो इसी तरह से करते, वो ठीक है, कई बार राजनीतिक पार्टियां करती एक दूसरे को इस तरह सपोर्ट, लेकिन खुद के लिए तो बड़ा नुकसानदायक है ना। क्योंकि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो समझ से परे है। कांग्रेस का अगर आप इतिहास आपको बताऊं, एक वक्त था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इनके आखिरी मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। उसके बाद कांग्रेस डाउन होती चली गई और क्षेत्रीय दल मजबूत होते चले गए। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार बनाई, बीएसपी ने भी सरकार बनाई, जनता दल की भी सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। और ये जितने छोटे दल थे, कांग्रेस इनसे हाथ मिलाती चली गई और ये छोटे दल कांग्रेस को खा गए। न केवल उत्तर प्रदेश में खा गए, बिहार में छोटे दल कांग्रेस को खा गए, बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, एक छत्र राज होता था, छोटे दल बंगाल में कांग्रेस को खा गए। इसी तरीके से आप जहां जहां देखोगे, आप जम्मू कश्मीर में जाओगे, वहां भी कांग्रेस लगभग खत्म होने के
कगार पर है। हुआ ये कि कांग्रेस केवल बीजेपी को रोकने के लिए कंप्रोमाइज करती चली गई छोटे दलों के साथ और सीट बंटवारे को लेकर अपना संगठन भी खत्म कर लिया, अपने नेता भी खत्म कर लिए। वो नेता दूसरी पार्टियों में जाकर अपॉर्चुनिटी देखने लगे। इसीलिए कई बड़े स्टेट से बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो चुकी है और जहां भी तीसरी पार्टी ने एंट्री कर ली वहीं कांग्रेस निपट गई। एक वक्त था दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस चलते थे, आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस जीरो हो गई। पंजाब में कांग्रेस और अकाली चलता था, कांग्रेस वहां पर आम आदमी पार्टी आ गई तो कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई। तो कांग्रेस की जो ये सोच है कि बीजेपी को रोकना है चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, इसकी कीमत बीजेपी कांग्रेस को बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। जबकि अगर आप देखेंगे बीजेपी का जो राजनीति करने का तरीका है, बीजेपी ने छोटे दलों के साथ जहां भी कॉन्टेक्ट किया, आप तो हरियाणा से आते हैं, हज का पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, आपको याद होगा कुलदीप बिश्नोई की भजन लाल जी ने बनाई थी। आज की तारीख में वो पार्टी मर्ज हो गई है, बीजेपी में खत्म हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप जम्मू कश्मीर लेके चलूं, वहां पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, महबूबा मुफ्ती निपट गई। महाराष्ट्र में शिवसेना ने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ तो वो निपट गई। तो बीजेपी ऐसी पार्टी को गठबंधन करने के बाद भी मजबूत होकर के निकलती है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो गठबंधन करके खत्म होती चली जाती है। असल तो में बीजेपी बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो बीजेपी की जो नीति है ना वो स्पष्ट है। वो जो समंदर के लिए कहा जाता है, जो आप बात कर रहे थे, कांग्रेस के साथ देखिए क्या उल्टा हो रहा है कि जो छोटी मछलियां जो है बड़ी मछली का शिकार कर रही हैं, और बीजेपी को पता है कि उसको अगर बड़ा बनना है तो छोटे छोटी जो मछलियां हैं उसको निपटाते चलो, और वो कर भी यही रही है। और यही एक सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा होता है कि ठीक है, आप ममता बनर्जी को जीतते हुए देखना जरूर चाहते हैं, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहां रह जाएगा? क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, जीत तो छोड़िए, जीत की राह पर भी चलती हुई दिखाई दे जाए। और पश्चिम बंगाल हो या बाकी जगह हो, यही एक स्थिति कांग्रेस के लिए है। इस सब के बीच एक आखिरी सवाल संदीप जी, जो इंडिया गठबंधन की जो बात होती रही है, जिसे बीजेपी इंडी गठबंधन कहती है, उनके जो चेहरे हैं वो पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दे रहे। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश की बात करें, अखिलेश तो दिल्ली तक भी आए थे। क्या लगता है अगर ये लोग भी ममता बनर्जी को सपोर्ट करते या उनके लिए चुनाव कैंपेन के लिए यहां पर आते, जैसा अक्सर कई बार हमने देखा भी है, तो क्या वो एक फायदा हो सकता था ममता बनर्जी के लिए और ज्यादा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ममता बनर्जी का जो तौर तरीका है काम करने का, ममता बनर्जी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश से कोई नेता आकर मेरा जनाधार नहीं बढ़ा सकता। तो ममता बनर्जी को ये भरोसा है कि मेरी सरकार है, मेरी पॉलिसी है और मैं अपने तरीके से ही चुनाव लड़ूंगी। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को बुलाऊं, जो अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली हार गया, उसके आने से मेरा क्या पॉजिटिव मैसेज जाएगा या नेगेटिव मैसेज जाएगा? भाई अभी जो हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की तो सरकार नहीं है, वो बीजेपी कहेगी इसको हमने वहां हराया, इससे क्या होगा? तो कई चीजें मैटर करती हैं राजनीति में। इसलिए कहीं ना कहीं जो टीएमसी है या ममता जी है, वो इन लोगों से किनारा करके चल रही है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी का कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहता है। टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस के साथ में मिलकर के चलो और कांग्रेस बंगाल में मजबूत होकर के उभरे, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो इस चीज से, बीजेपी को तो उन्हें हराना ही हराना है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी से टक्कर में हम कांग्रेस को मजबूत कर दें। जबकि कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि बीजेपी रुक जाए, चाहे कोई क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाए। तो ये फर्क है दोनों पॉलिटिक्स पार्टियों में, और ये फर्क अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल का रण जिस तेजी से शुरू हुआ और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, नतीजे 4 मई को आएंगे, तब पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जीत किसके पाले में है। बीजेपी जो लगातार दावा कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि चुनावी नतीजों के बाद जब वो दोबारा पश्चिम बंगाल आएंगे तो वो सिर्फ बीजेपी पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। तो वहीं ममता बनर्जी भी लगातार दावा कर रही है कि 3 बार पश्चिम बंगाल में सरकार रही है और चौथी बार भी टीएमसी ही वापस लौटेगी। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।